हेलो फ्रेंड्स, मैं विभूति कुमार, सुपरिटेंडेंट जीएसटी पटना, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएसटी के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि सर्विस टैक्स के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसे दो पार्ट में मैंने रखा है। पार्ट 1 पर अभी हम लोग बात करेंगे। दरअसल हमारे विभाग में अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें मुझे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पर व्याख्यान देना था। उसी के दौरान यह सुझाव आया कि क्यों न इसको वीडियो फॉर्म में बना दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह उपलब्ध हो और समय के हिसाब से जब उन्हें जैसी ज़रूरत हो वो उनको समझ सकें। तो इसी के तहत ये वीडियो बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारे किस सेक्शन में आता है। सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इसे आप देख लें, ये अधिकांश लोग जानते ही हैं कि एक्चुअली रिवर्स चार्ज है क्या। सामान्य केस में सर्विस या गुड्स के जो सप्लायर होते हैं, टैक्स जीएसटी उन्हीं के द्वारा भरा जाता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो यही हमारा सिर्फ सेक्शन है, इसे आप देख लें, बहुत डिस्कशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन कौन कर लेगा और कब लेगा। तो रजिस्ट्रेशन क्लियर कट है कि रिवर्स चार्ज में चूँकि हम लोग रिवर्स की बात कर रहे हैं तो रेसिपिएंट ही लेगा। और प्रश्न है कि वह कब लेगा। आफ्टर थ्रेशोल्ड आज के समय में 20 लाख सर्विस के केस में और 40 लाख गुड्स के केस में है। तो क्या आफ्टर थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन लेना होगा या फ्रॉम स्टार्टिंग, कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहीं लेना होगा। तो यह एक प्रश्न है जिसे हम देखते हैं। तो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, वहां पर इसका आंसर है। वह सेक्शन है हमारे बीच 24। सेक्शन 24 क्या कहता है कि पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 24 का थर्ड क्लाउज में आप जाएंगे, यह 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए है। अर्थात कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मीन्स जिस पर थ्रेशोल्ड या कोई अन्य क्लाउज एप्लीकेबल नहीं होगा, इन्हें ट्रांजैक्शन में रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। तो यह हमारा 24 का थर्ड में दिया हुआ है कि रिवर्स चार्ज जिस पर्सन को पे करना है उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यह लीगल बैकिंग है रजिस्ट्रेशन अंडर आरसीएम का। मीनिंग ऑफ सेक्शन 24(3): all persons who are required to pay tax under reverse charge have to register under GST irrespective of the threshold limit, जैसा मैंने पहले कहा था, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख सर्विस के केस में और 40 लाख गुड्स के केस में। तो इस लिमिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सेकेंड, इवन इफ नॉट इंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं तब भी अगर रिवर्स चार्ज के क्लाउज आप पर एप्लीकेबल होते हैं तो सिर्फ रिवर्स चार्ज के पेमेंट के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब, एक उदाहरण से समझें। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस, जिसे 51 में टीडीएस डिडक्ट करना है, वह कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं दे रहा है, लेकिन टीडीएस कलेक्शन चूंकि हो रहा है जिसे कि रिवर्स चार्ज में आपको पे करना है, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। एक नज़र अगर हम डालें कि प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी के प्रोविजंस में जो मेन डिफरेंसेस क्या हैं। पहले प्री जीएसटी में इसे हम सेक्शन 68(2) में देखते थे, जीएसटी में इसे सेक्शन 9 के दो सब सेक्शन 3 और 4 में हम देखते हैं। एक बड़ा अंतर यह है। दूसरा, पहले प्री जीएसटी में आरसीएम
सिर्फ सर्विसेज पे लगते थे। पोस्ट जीएसटी में सर्विसेज एंड गुड्स, नया बढ़ा ना, सर्विसेज एंड गुड्स, दोनों पर कंडीशंस के साथ आरसीएम एप्लीकेबल है। एक बड़ा अंतर और, प्री जीएसटी में पार्शियल पेमेंट कहीं कहीं एप्लीकेबल था, याद होगा आपको, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 50% प्रोवाइडर 50% रेसिपिएंट, मैन पावर 25-75, तो ऐसे केसेस वहां पर थे। लेकिन जीएसटी के केस में पार्शियल पेमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, कभी भी कंफ्यूज ना करें। जीएसटी के केस में पार्शियल पेमेंट का कोई भी प्रोविजन कहीं नहीं है, जहां भी है उसे 100% ही देना है। अब आरसीएम को हम लोगों ने वहां ऊपर में देखा, दो सेक्शन 9(3) और 9(4). तो ऐसे केस में अब हम लोग दोनों को अगर अलग अलग टाइप्स में बांट दें और फिर उसको देखें तो यह क्लियर हो जाएगा। तो एक है नोटिफाइड सप्लाई, ठीक है, जो कि 9(3) और आईजीएसटी के केस में 5(3) में कवर होगा। नोटिफाइड सप्लाई मीन्स कुछ सप्लाई ऐसे हैं जिसे फिक्स कर दिया गया कि ऐसे सप्लाई रिवर्स चार्ज में फॉल ही करेंगे, और कहीं कहीं क्या कर दिया गया कि सप्लायर को ही फिक्स कर दिया गया कि ऐसे सप्लायर के केस में ऐसे कुछ नोटिफाइड सप्लायर केस होंगे जहां रिवर्स चार्ज फॉल करेगा। कब? परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई एक, उस आगे डिटेल में जाएंगे हम लोग, कि ऐसे अगर कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। मतलब कि 9(3) नोटिफाइड सप्लाई फिक्स है, ये सप्लाई पर लगना ही है जैसे पहले था प्री जीएसटी, और कुछ केस में नोटिफाइड सप्लायर को फिक्स कर दिया गया कि ये सप्लायर जहां भी सप्लाई करेंगे तो रजिस्टर्ड वालों को, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके लिए सेक्शन 4 अलग बनाया गया, यानी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जीएसटी के केस में। इसके बीच इसको आप ध्यान में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 9(3) और 9(4) को पूरा पढ़ लें तो रिवर्स चार्ज में कोई परेशानी नहीं होगी। 9(3) क्या कहता है, एक्ट आपके सामने है, आप इसे देख लें। इसमें कैटेगरी ऑफ सप्लाई एंड गुड्स और सर्विस दो हाईलाइटेड हैं, बोल्ड किए हुए। तो कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लाई है जिस पर लगना ही लगना है, तो उसको हम लोग आगे 9(3) के तहत पढ़ते हैं। तो 9(3) में फिर दो बात होगी, गुड्स होगा और सर्विस होगा। जीएसटी हमेशा गुड्स एंड सर्विस, टी मीन्स टैक्स, तो जब भी हम कोई बात करेंगे तो गुड्स और सर्विस आएगा ही। तो 9(3) को भी हम दो हेड में देख सकते हैं, एक गुड्स, दूसरा सर्विसेज। क्लियर? अब दोनों का लीगल बैकिंग कैसे स्टार्ट होता है। गुड्स के केस में देखिए, अब अभी हम 9(3) देख रहे हैं। गुड्स के केस में हमारा पहला मेन नोटिफिकेशन है 4/17, ठीक है। तो गुड्स के केस में जब भी कभी आप डिस्कस करें या कहीं लिखें तो आप ध्यान रखें कि यह जरूर मेंशन रहे या आपके दिमाग में हो कि मेन नोटिफिकेशन हमारा 4/17 है। तो यह 4/17 एज अमेंडेड चलता रहेगा गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में 13/17 एज अमेंडेड यही आगे बढ़ता रहेगा। गुड्स और सर्विस के दोनों मेन नोटिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले गुड्स पे देख लें 9(3) में। तो 9(3) में ये चार्ट है, बहुत क्लियर है। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिस पर रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ेगा, बहुत क्लियर है। कैशियो नट्स है, तेंदुपत्ता है, टोबैको लिप्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, ठीक है। सप्लाई ऑफ लॉटरी, यूज्ड व्हीकल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ऐसे केसेस में रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। लेकिन
थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है, जरा सा अगर आप देखने की कोशिश करें तो अभी जो इस पृष्ठ पर हम लोग देख रहे हैं 4A तक, इसमें सारे रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में देना है, लेकिन सप्लाई ऑफ लॉटरी में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को देना है, ठीक है। और यूज्ड व्हीकल और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देखें कि यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। अगर गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल, स्टेट, यूटी, लोकल, अगर गवर्नमेंट ऐसे चीजों को डिस्पोज करती है, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड और कन्फिस्केटेड, कोई पुराना सामान, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, कोई वेस्ट या स्क्रैप, तो ऐसे केसेस में अगर गवर्नमेंट ऑक्शन करती है और कोई रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को ही उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। लास्ट और इंटरेस्टिंग है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बैंक को आरबीआई के माध्यम से एक गाइडलाइन इशू करती है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर में इतना % आपको लोन देना होगा, जिसमें मेन है हाउसिंग, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे कई सेक्टर्स हैं। तो ऐसे सेक्टर्स में होते हैं कि इस सेक्टर में आपको इतना % लोन देना होगा, तभी आप आगे लोन इशू कर सकते हैं। तो समझने के लिए, अगर एक बैंक के पास हाउसिंग सेक्टर में समझ लीजिए उसे 20% लोन देना है, दूसरा बैंक उसे भी 20% देना है, लेकिन वह अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाया और वह 15% ही वह लोन दे पाया, तो अब नेक्स्ट लोन देने के लिए उसे भी 20 का जो स्लैब है उसे कवर करना पड़ेगा। और कोई बैंक मान लीजिए कि उसने 30 कर दिया हाउसिंग वाले को या 35 कर दिया, तो उसके पास 20 से 15% एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो वह अपना जो लिमिट है 20 का, 20 एक एग्जांपल है, ये प्रोविजंस नहीं है, तो वह 20 से ज़्यादा जो 15% या 10% या 20% किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है लोन का एक सर्टिफिकेट कि हमने इतना लोन दिया, तो वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट को ओपन मार्केट प्राइस में बेच लेता है और वह दूसरा बैंक जो उसको कवर नहीं कर पाया वह उस सर्टिफिकेट को खरीद लेता है और अपना टारगेट वह पा लेता है इस तरह से। तो यह जो सर्टिफिकेट खरीदता है, तो यह जो खरीदा गया, इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जो पहले प्रोवाइडर बैंक पे करता था, अब इसे रेसिपिएंट बैंक को पे करना है। यही है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीएसएल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, गुड्स को हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज, सेक्शन 9(3). इसमें एक लंबा चार्ट है, शुरू में 9 सर्विसेज पे आए थे और अभी आप देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते ये 20+ हो गया है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में न जाते हुए सारे सर्विसेज को मैंने एक जगह लिस्टिंग कर दिया है। ये पुराना सर्विस है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे जिसको, वो सबसे पुराना वाला है जीटीए। जीटीए के जो क्लाउजेज पहले थे जैसे थे, कोई चेंजेज इसमें नहीं हुए हैं। कुछ रेसिपिएंट को इसमें जोड़ दिया गया जो प्री जीएसटी में नहीं था। सोचिए, है ना, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट प्री जीएसटी में नहीं था। आप देखेंगे कॉलम 4G में, तो ये एक चेंज आया है। बाकी पीछे से और अभी में कोई खास अंतर नहीं हुआ है। एक ये डिस्कशन या समझने जैसा एक चार्ट मैंने यहाँ कर दिया है कि जीएसटी पेएबल बाय जीटीए के केस में यह कंसेप्ट भी पहले नहीं था। 2 तरह का रेट प्री जीएसटी में नहीं था, अब 2 रेट हो गया है। एक जीटीए पेइंग 12%,
और दूसरा केस है जीटीए पेइंग 5%। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर अगर चाहे कि मैं खुद ही पे करूं, मैं रिवर्स चार्ज में फॉल ना करूं, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वह 12% फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकता है और आरटीसी ले सकता है। दूसरा केस होगा एक ऐसा जीटीए जो 5% पर तो पे करेगा, उसे आरटीसी नहीं लेना है और वह रिवर्स चार्ज में जो सर्विस जिसको वह देगा वह रेसिपिएंट 5% वाले केस में रेसिपिएंट पे करेगा। कैसे, इसे चार्ट में देखें। पहले 12% को देखते हैं। 12% फॉरवर्ड चार्ज में आएगा जो कि पे करेगा जीटीए, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं। और 5% वाले में दो केस होगा पेमेंट का, या कहें तो एक केस होगा कि जहां की पे करेगा रेसिपिएंट, ठीक है। देखते हैं, जब रेसिपिएंट 7 कैटेगरी जो मैंने अभी चार्ट में आपको दिया, अगर 7 कैटेगरी में फॉल करता है तो रिवर्स चार्ज के तहत पे करना है किसको, रेसिपिएंट को। और अगर 7 कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल्स रेसिपिएंट जो है वो 7 कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, तो ऐसे केस में जीटीए वह पे नहीं करेगा, जीटीए एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां रिवर्स चार्ज, जब हम जिस चैप्टर को हम देख रहे हैं, तो रिवर्स चार्ज के केस में कहां रिवर्स चार्ज हमारा फॉल किया, ये जो कलरफुल है आपका, इस चार्ट में सिर्फ इस जगह रिवर्स चार्ज फॉल करेगा, बाकी फॉरवर्ड चार्ज या नो जीएसटी, ठीक है। इफ पेएबल रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी हु विल पे जीएसटी इन जीटीए सर्विस। आंसर है ऐसे केस में जीटीए को पे करना पड़ेगा। पेएबल रेसिपिएंट, ऑल केसेस में नहीं, इसको आप ध्यान देंगे। जीटीए के केस में अभी भी पेमेंट में पार्शियल प्रोविजन, पेमेंट के रेसिपिएंट में पार्शियल प्रोविजन पहले की तरह अब भी है, अर्थात सभी जगह रेसिपिएंट को ही पे करना है। लेकिन जीटीए के केस में अगर यह मेंशन हो कि यह पे कौन करेगा, तो अगर प्रोवाइडर पे करना है तब तो कोई बात नहीं है। अगर इनवॉइस में, कंसाइनमेंट नोट में यह लिखा है कि रेसिपिएंट पे करेगा, यह क्वेश्चन उसके लिए है कि अगर पेएबल रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट को पे करना है और वह नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो ऐसे केस में जीटीए को ही पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं लीगल सर्विस, ठीक है। दूसरा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देंगे वैसे केस में। नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप सर्विस, ये सब जैसे पहले थे वैसे ही है। लीगल में सर्विस में आप ये ध्यान दें, लीगल सर्विस में कई तरह के जितने भी इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ के जितने भी कंसल्टेंसी, एडवाइस, जो कुछ भी है, वो सारे लीगल सर्विस में फॉल करते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब वह एडवोकेट, वह इंडिविजुअल हो, सीनियर एडवोकेट हो, फर्म्स ऑफ एडवोकेट हो, सिर्फ उसी केस में अगर, और वह बिजनेस एंटिटी को देता हो, टैक्सेबल टेरिटरी को, तभी एप्लीकेबल होगा, बाकी जगह पर नहीं होगा। जैसे कोई सीए अगर कंसल्टेंसी के जरिए लीगल सर्विस दे रहा है किसी को, तो वह लीगल सर्विस तो है मगर वह रिवर्स चार्ज में फॉल नहीं करेगा। तो लीगल सर्विस के डेफिनेशन को थोड़ा देखते हैं। लीगल सर्विस क्या कहता है? लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर। तो एक लंबा डेफिनेशन है इसका, जो काफी कवर किया हुआ है इसको। यह जब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो जो डेफिनेशन का हमारा सेक्शन है कौन सा, 2, सेक्शन 2 में यह डेफिनेशन नहीं है। यह डेफिनेशन हमें कहाँ मिलता है? नोटिफिकेशन 12 में। तो 12 में जब पारा 2 जेडएम आप देखेंगे तो यह डेफिनेशन वहाँ मिलेगा, जो काफ़ी लीगल रेंज को काफ़ी लंबा कर दिया है।
लेकिन सबों पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। यह तब लगेगा जब यह एडवोकेट, फर्म्स ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स के केस में और इधर रेसिपिएंट में बिजनेस एंटिटी होगा तभी लगेगा, बाकी जगहों पर नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सर्विस। 5 में देखें आप, गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस पहले सपोर्ट सर्विस हुआ करता था, तो सपोर्ट सर्विस में काफ़ी सर्विसेज डाले हुए थे। तो उन सर्विसेज, वो सर्विसेज जब गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को देती थी तो उस पर टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स के ज़माने में भी। सर्विस टैक्स के पीरियड में ही 16 में एक नोटिफिकेशन के जरिए जो डिफाइंड सर्विसेज थे उसके जगह कर दिया गया एनी सर्विसेज। मतलब गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देगी तो सर्विस टैक्स रिवर्स चार्ज में फॉल करने लगा, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। कब से? 16 से के अप्रैल से। तो वहीं से ये फिर कंटिन्यू हो गया जीएसटी एरा में 1 जुलाई 17 से। ठीक है। उसमें कुछ एक्सक्लूशंस हैं, खासकर 5 एक्सक्लूशंस तो जरूर मैं यहाँ भी रख दूंगा। एक जो गवर्नमेंट को आप पे करते हैं लेकिन उस पर रिवर्स चार्ज फॉल नहीं करेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वीजा और पासपोर्ट। यह सर्विस जो गवर्नमेंट देती है और हम लोग रेसिपिएंट के रूप में उसे रिसीव कर रहे हैं या जो हम पे करते हैं वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। और काफ़ी एक्सक्लूशंस हैं जिसे आप इसमें भी देख सकते हैं, जो 5 के क्लॉजेज हैं। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि पहले रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड था, आप 5 के एक्सक्लूशन क्लॉज में देख सकते हैं। और बाद में फिर एक नोटिफिकेशन के जरिए उसको फिर से इंक्लूड कर लिया गया, अर्थात अब ये रेंटिंग का क्लॉज यहाँ पर नहीं रहा, यह भी टैक्सेबल हो गया। अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है किसी बिजनेस रजिस्टर्ड एंटिटी को तो टैक्स रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को देना पड़ेगा। ठीक है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक क्लाउज आता है कि रॉयल्टी पर लगेगा कि नहीं। बिल्कुल लगेगा। रॉयल्टी जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, कोई बिजनेस एंटिटी रॉयल्टी के लिए, खास करके माइनिंग सेक्टर में आपको याद होगा उसमें रॉयल्टी पे करना पड़ता है। तो ऐसे केस में रॉयल्टी पर सर्विस टैक्स पहले यानी कि 16 से और 17 जुलाई जो आपका है जीएसटी एरा, वहाँ पर से जीएसटी में रॉयल्टी पर जीएसटी पे करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के केस में एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, यह अगर पास ऑन होता है तो प्रोमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। इसी तरह नेक्स्ट है लीज ऑफ लैंड। अगर 30 इयर्स एंड मोर का अगर आप पेमेंट, अगर कहीं कोई एग्रीमेंट होता है उसके अगेंस्ट में अगर कोई पेमेंट होती है, 30 इयर्स या उससे ज़्यादा का कोई लीज एग्रीमेंट होता है, तो ऐसे केस में प्रोमोटर को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। डायरेक्टर रेम्युनरेशन ये पहले भी था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इंश्योरेंस एजेंट ऑटोमेटिक है, ये भी पहले था। इंश्योरेंस एजेंट में इंश्योरर जो एजेंट को नहीं देना है, जो इंश्योरर कंपनियां हैं वो पे करेगी। रिकवरी एजेंट जो बैंकिंग के केस में होते हैं लोन रिकवरी के लिए, उसमें बैंकिंग पे सेक्टर बैंक वाले पे करेंगे। उसी तरह म्यूजिक और कंपोजर, ऑथर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये सारे केस में कंपनियां पे करेंगी। नेक्स्ट आता है ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग कमिटी यह रिजर्व बैंक के नीति निर्धारण के लिए कमिटी बनाई जाती है जिसमें बाहर के लोग होते हैं डायरेक्टर्स की तरह। और अभी के समय में 5 मेंबर्स की ओवरसीइंग कमिटी है। और ओवरसीइंग कमिटी जो अपने कंसल्टेंसी के लिए आरबीआई को जो चार्ज वो करेगा, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इन केसेस में रेसिपिएंट को ही पे करना है।
सिक्योरिटी सर्विस ये पहले भी था और अभी भी है। एनी सप्लायर कौन होंगे? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इंडिविजुअल समझने के लिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो ऐसे केस में अगर किसी रजिस्टर्ड को आप पे करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो सिक्योरिटी सर्विस पर रिवर्स चार्ज रेसिपिएंट को देना पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी सर्विसेज में सभी तरह के सिक्योरिटी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज फॉल नहीं करता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन वाले जो इतने सर्विसेज हैं, विजिलेंस वाले, तो ऐसे सर्विसेज पर नहीं फॉल करेगा। तो किस सिक्योरिटी पर फॉल करेगा? तो इसमें एक वर्ड को आप देखें, सिक्योरिटी पर्सनल। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो सिक्योरिटी गार्ड्स वाले जो सर्विस हैं, सिर्फ उसी पर सिक्योरिटी सर्विस फॉल करेगा। रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल। पहले यहाँ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल था, बाद में एक नोटिफिकेशन के तहत इसको चेंज किया गया। अब स्थिति यह है कि रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, ठीक है। कब? वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। जो आप चार्ज कर रहे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है तब। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो अगेन फिर यह फॉल नहीं करेगा रिवर्स चार्ज में। नेक्स्ट आते हैं लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। सेबी से लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें बोरोवर को जो वो खरीदेगा उन्हें ही रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अब आते हैं जिस पर IGST एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें है एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल। जो नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में है, अगर वह एनी सर्विस, अगर वह कोई सर्विस देता है जो कि और रेसिपिएंट है हमारा टैक्सेबल टेरिटरी में, किसके जरिए? ऑनलाइन रेसिपिएंट के जरिए, ऑनलाइन के थ्रू। ऐसे केसेस में जिसे शॉर्ट में हम लोग OIDAR कहते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल। जो ऑनलाइन हम किसी डाटा को जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, समझने के लिए यूरोप में की कोई कंपनी है, वहाँ का कोई डाटा, वहाँ जैसे वहाँ की कोई किताब है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसे जब हम डाउनलोड करते हैं तो उस पर हमें उस पर जो ट्रांजैक्शन होता है, एक्सेप्शंस के साथ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां आपको नहीं लगेगा। जैसे रेसिपी, अगर हम बीइंग इंडिविजुअल कोई डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें नहीं लगेगा। लेकिन बाकी अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, अगर वह कोई उसकी सर्विस वहां से लेती है तो वैसे केसेस में जो पेमेंट होगा वो रेसिपिएंट को RCM में उस वैसे ट्रांजैक्शन पर पेमेंट करना होगा। और इसी तरह एक और लास्ट में एक आता है कि अगर कोई इंपोर्टर जो कि कस्टम एक्ट में डिफाइंड है, अगर यह कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लेते हैं और उसको कस्टम हाउस तक क्लियरेंस के पास के लिए जो ले जाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो खर्च हैं उस पर इंपोर्टर को ही GST पे करना पड़ेगा। ये दोनों इंटीग्रेटेड सर्विसेज के हैं, नोटिफिकेशन 10/17 में फॉल करते हैं। RCM अंडर GST का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। फिर इसे कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में, जिसे हम पार्ट 2 के तहत देखेंगे। थैंक यू।